नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जो है ये हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ तक जो है हमने लास्ट वीडियो में पहले लेक्चर में कवर कर लिया था आईएसओ क्या होता है। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसकी स्थापना आईएसओ स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य देश 170 प्लस हैं। मैंने आपको बताया था कि ये संख्या जो है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू देशों के हिसाब से कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर, जो कि ये हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। कि अगर हम मान लो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें बनाना है तो उसमें हम किस किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर आज हमारा पूरा ये लेक्चर रहने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता है ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले तो आपको एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए आपके पास। तो ड्राइंग बोर्ड किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा ड्राइंग बोर्ड होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। कि ड्राइंग सीट को सपाट रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड होता है। जैसे एक टेबल होती है उसी प्रकार से एक पतला बोर्ड होता है, उसको हम टेबल पर रखते हैं और उसके ऊपर हम सीट लगाते हैं, अपनी ड्राइंग सीट, ताकि और फिर उनको क्लैंप कर देते हैं चारों कोने पर, ताकि जो हमारी सीट है वो सपाट रहे, कहीं भी उसमें जिगजैग मोशन ना रहे। ओके। और फिर साफ़ और सही ड्राइंग बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए साफ़ और सही ड्राइंग के लिए। और तीसरा, अच्छी क्वालिटी के ड्राइंग बोर्ड के लिए प्रयुक्त होने वाली लकड़ियाँ कौन सी हैं। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देख लीजिए आप कि ये जो है आपके साथियों अच्छी क्वालिटी का ड्राइंग बोर्ड अगर आपको चाहिए तो वो होता है सीजन्ड पाइन का। सीजन्ड पाइन इसको बोलते हैं। सीजन्ड मतलब होता है सूखी हुई पाइन की लकड़ी। सीजन्ड मीन्स सूखी हुई, पाइन मीन्स होता है, पाइन एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी जो है तो सूखी हुई पाइन की लकड़ी, या फिर देवदार के लकड़ी का भी बोर्ड हो सकता है, या फिर टीक या सागौन का बोर्ड हो सकता है। इसमें ऑप्शन में जो, और ये एक होता है महोगनी। महोगनी भी एक लकड़ी होती है। तो इन चार जो लकड़ियां हैं जो उनसे हमारा जो है ड्राइंग बोर्ड बनता है। तो अगर आपके पेपर में ड्राइंग बोर्ड के लकड़ी के बारे में क्वेश्चन आता है तो आई होप आपके नोट्स में अगर ये चीज़ होगी तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के साइज क्या क्या होते हैं। तो साथियों हम देखते हैं ड्राइंग बोर्ड के साइजेस A0, A1, A2, A3। तो जो A0, A1, A2, A3 हैं, इनके साइज वही हैं जो हमने पहले ड्राइंग सीट के साइज पढ़े थे। जैसे A0 सीट का साइज़ क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर। तो ड्राइंग बोर्ड में A0 बोर्ड का साइज भी होगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम A1, A2, A3 हमें मालूम है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि बी सीरीज के ड्राइंग बोर्ड कैसे होते हैं। तो B0, B1, B2, B3, B4 और B5। B5 तक होते हैं, B6 नहीं होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि बी सीरीज के ड्राइंग बोर्ड कितने होते हैं। तो टोटल 6 होते हैं। उसमें B0 भी रहता है। आप B1 से B5 तक आप सोचेंगे कि 5 होते हैं तो 5 ऑप्शन में आप टिक कर देंगे, लेकिन B0 भी शामिल होता है। तो टोटल 6 बोर्ड होते हैं बी सीरीज़ में। ठीक है, अब देख लेते हैं बी सीरीज के आकार क्या होते हैं, इनके ड्राइंग बोर्ड्स के साइज़ क्या होते हैं। तो B0 का होता है 1000 × 1414 mm स्क्वायर। ओके, ये mm में दिया है तो mm स्क्वायर हो जाएगा। B1 का कितना होता है, तो 707 × 1000। ठीक है, अब देखते हैं कि B1 हो गया। B2 का कितना है, तो 500 × 707। तो आपको मैं बता दूं कि इसका भी वही सेम ट्रिक है जो हम लोगों ने सीट के लिए पढ़ा था। जैसे ये 1000 इधर आएगा, इसका आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, B1 के लिए। फिर ये इधर आएगा, इसका 1000 का आधा इधर हो जाएगा, 500। फिर 500 इधर आएगा, 707 का आधा हो जाएगा, 353। फिर 500 का आधा 250, 353 इधर आ जाएगा। फिर 250 इधर आ जाएगा, 353 का आधा 176। तो कुल मिला के इसमें कोई खास जो है वो ट्रिक नहीं है याद करने का। ये तो बड़े आसान चीज़ें हैं जो आसानी से याद आपको हो जाएंगी। तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको सही और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम
आगे चलते हैं और देखते हैं टी स्क्वायर कि दूसरा वाला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर किस प्रकार का होता है मैं आपको चित्र के थ्रू यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि टी स्क्वायर किस प्रकार का होता है। और वैसे भी मैं सबके फ़ोटोज़ भी लगाऊंगा साथ में ताकि आपको पता रहे। टी स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा एक होता है क्या, स्टॉक, इसको हेड बोलते हैं। और ये होता है ब्लेड, ये ब्लेड होता है, ये टी के आकार का होता है इसलिए इसको टी स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड, ये है हेड और ये है ब्लेड। ओके साथियों, तो देख लेते हैं कि टी स्क्वायर मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये टी स्क्वायर होता है, इसमें ये हेड है और ये ब्लेड है, ये टी के आकार का होता है इसलिए इसको टी स्क्वायर बोलते हैं। तो देखते हैं कि टी स्क्वायर का उपयोग हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। सबसे पहली चीज, अब आपसे पूछेगा पेपर में कि टी स्क्वायर से वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं, तो आपको बोलना है नहीं, टी स्क्वायर से वर्टिकल लाइंस नहीं खींच सकते, केवल हॉरिजेंटल और पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। उनमें टी स्क्वायर के साथ में अगर आप सेट स्क्वायर का यूज करते हैं तो फिर आप वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर के साथ में हमेशा सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है, तो सेट स्क्वायर चलाने के लिए भी टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। टी स्क्वायर के कितने भाग होते हैं तो मैंने आपको बताया कि पहला हेड होता है जिसको स्टॉक कहते हैं और दूसरा होता है ब्लेड। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मटेरियल क्या होता है। तो टी स्क्वायर में जो हेड है उसका मटेरियल लकड़ी, प्लास्टिक, एक्रेलिक और एल्यूमिनियम में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड से लेफ्ट एज से सटाकर रखा जाता है। ठीक है, तो हम आपको इसमें फोटो भी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि टी स्क्वायर बोर्ड पर कैसे लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया टी स्क्वायर इस प्रकार का होता है और इसमें ये हेड होता है और ये ब्लेड होता है और इसकी एज से ही हम लोग पैरेलल लाइंस खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है साथियों, तो अब इसका यूज़ क्या क्या है। तो ब्लेड को 90 डिग्री पर स्थिर रखा जाता है। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पर ही ऐसा ब्लेड होता है इस प्रकार का। और सीधी और समानांतर रेखाएं बनाने के लिए सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइंस ही इससे बना सकते हैं। ठीक है, अब हेड का मटेरियल क्या होता है। तो हेड जो है वो लकड़ी का होता है, तो या तो वो टीक लकड़ी का होगा या फिर महोगनी का होगा या फिर रोजवुड का होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो टी स्क्वायर का जो हेड होता है उसका मटेरियल जो होता है वो टीक होता है या महोगनी होता है या फिर रोजवुड होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लेड की तरफ और देख लेते हैं कि ब्लेड का मटेरियल किस प्रकार का होगा। तो ब्लेड इसी किनारे के सहारे पेंसिल जो है रेखाएं खींची जाती हैं। तो पेंसिल की जो रेखाएं हैं वो इसी के सहारे खींची जाती हैं, इसी किनारे के सहारे खींची जाती हैं। तो यह लंबा और बिल्कुल सीधा होता है, जो ब्लेड होता है वो लंबा और सीधा होता है और किनारे जो एज हैं वो चिकने होते हैं ताकि जो है वो पेंसिल से बनाने में थोड़ी आसानी हो। अगर चिकने नहीं होंगे तो रेखाएं थोड़ी सी गड़बड़ आती हैं, लेकिन चिकने होंगे तो एकदम सीधी रेखा खिंचेगी। अब देख लेते हैं ब्लेड का मटेरियल क्या होता है। तो ब्लेड का मटेरियल एक्रेलिक, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम या सीजन्ड हार्डवुड होता है, ना कि सॉफ्टवुड। तो आपके ऑप्शन में आएगा तो उसमें आपको लिखना है कि या तो एक्रेलिक ऑप्शन में आएगा या फिर प्लास्टिक होगा या एल्यूमिनियम होगा। और अगर ये तीनों होंगे तो वो ये देगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, ब्लेड कौन से मटेरियल का नहीं बनता है। तो वो चौथा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो ये तीनों तो ऑप्शन में रहेंगे तो वो चौथा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि टी स्क्वायर से वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि टी स्क्वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है तो उससे वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते हैं। लेकिन टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर रख के, ये बात हमेशा याद रखना कि टी स्क्वायर के साथ अगर सेट स्क्वायर रखा तो हम आप टी स्क्वायर के साथ उपयोग करके वर्टिकल लाइन खींची जा सकती हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर के ऊपर, टी स्क्वायर के ऊपर अगर हमने सेट स्क्वायर रख लिया
तो फिर हम वर्टिकल लाइंस को खींच सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, तो मैं यहाँ आपको बना के दिखा भी देता हूँ। देखो ये है हमारा टी स्क्वायर, छोटा सा चित्र बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये है हमारा टी स्क्वायर, हमने यहाँ है हमारे बोर्ड का किनारा, तो हमने बोर्ड के किनारे पे टी स्क्वायर को रखा। अब हम देखते हैं कि देखो अब क्या है कि इसके ऊपर अगर हम सेट स्क्वायर रखते हैं, एक होता है 45, 45 और 90 वाला। ठीक है, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो दो सेट स्क्वायर होते हैं हमारे। अभी हम सेट स्क्वायर के ऊपर भी चलेंगे, ये हमारा तीसरा टॉपिक सेट स्क्वायर है। तो देखिए अब हम वर्टिकल लाइन आसाम से खींच सकते हैं, इस किनारे से वर्टिकल लाइन हम आराम से खींच सकते हैं। तो कुल मिला के टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से, दोनों को मिलाकर एक साथ यूज करके हम वर्टिकल लाइंस भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेट स्क्वायर की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, तो सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है वो 45, 45, 90 डिग्री वाला होता है, इसको 45 डिग्री सेट स्क्वायर बोलते हैं। और एक होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला, तो इसको 30 डिग्री सेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 45, 45 और 90 वाले सेट स्क्वायर से कितने कोण बना सकते हैं हम। एक तो 45 डिग्री बना सकते हैं, एक 90 डिग्री और एक 45 और 90 को जोड़ के 135 डिग्री। तो केवल ये तीन कोण जो हैं हम 45, 45 और 90 डिग्री वाले सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा सेट स्क्वायर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले तो 30 डिग्री बना सकते हैं, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये तो तीन हो गए। अब इन दोनों को जोड़िए तो 120 डिग्री और इन दोनों को जोड़िए तो 150 डिग्री। तो इस प्रकार से हम जो है इन कोणों को इस वाले सेट स्क्वायर से 30, 60, 90 वाले सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वो इस प्रकार से आएगा कि 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर से हम कौन सा एंगल या कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं। तो उनमें से ये कोई तीन ऑप्शन रहेंगे और एक चौथा ऑप्शन रहेगा, उसमें 45 डिग्री या फिर 70 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो इस प्रकार से हम वो एंगल इससे नहीं बना सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि 45 डिग्री की एंगल, 45 डिग्री की वाले सेट स्क्वायर से हम कौन कौन से एंगल बना सकते हैं। तो उसमें से बहुत सारे एंगल दिए होंगे और इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, तो उन सब में से आपको एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेट स्क्वायर जो है वो काम करता है। अब मटेरियल देख लेते हैं सेट स्क्वायर का। तो मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक होता है। मटेरियल इसका होता है ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक और प्लास्टिक। इन दोनों में से किसी एक का जो है, या फिर दोनों का भी बनता है, जिसको चाहिए होता है जैसा वो अपने हिसाब से खरीदता है। अब देखिए 75 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो अगर पूछेगा आपसे तो चार ऑप्शन देगा, तो उसमें ये देगा कि 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को और 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को मदद से, दोनों की मदद से हम 75 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो साथियों अब ये है सेट स्क्वायर का मुख्य उपयोग, कि सेट स्क्वायर के उपयोग क्या क्या होते हैं। इसी के ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पहले तो सेट स्क्वायर से वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। इंक्लाइंड लाइन बिल्कुल खींच सकते हैं, एवं विभिन्न कोणों की रेखाएं खींचना, इससे सेट स्क्वायर से सब कुछ पॉसिबल है। जो इसमें लिखा है, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन और एंगल पर कोई अगर रेखा खींचनी है तो उसको हम सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं। दूसरा है सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। ये आपके एग्ज़ाम का एक नंबर आपको डायरेक्ट दिलाएगा। जिस प्रकार से मैंने बोला था कि टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती हैं, उसी प्रकार सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। टी स्क्वायर से वर्टिकल लाइन नहीं खींची जा सकती, लेकिन सेट स्क्वायर से वर्टिकल लाइन तो खींची जा सकती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची जा सकती। ठीक है, पैरेलल इंक्लाइंड लाइंस खींचना है तो उसके लिए आपको टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर एक साथ यूज करने पड़ेंगे, तब आप पैरेलल इंक्लाइंड लाइंस खींच सकते हैं।
ठीक है। इंक्लाइंड लाइन आप केवल सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैरेलल इंक्लाइंड खींचना है तो फिर आपको टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद लेनी पड़ेगी, दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा, तब आप जो है पैरेलल इंक्लाइंड लाइंस को खींच सकते हैं। अब देखते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन भी श्योर शॉर्ट होते हैं। 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का आकार जो होता है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब ये है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ कि 45 डिग्री के वाले का आकार ऐसा होता है। देखिए ये है 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समद्विबाहु। दो बाहु इसकी बराबर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समद्विबाहु। और समकोण है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये समकोण है। तो 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है, तो वो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जैसा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। तो 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का आकार होता है विषम बाहु समकोण त्रिभुज। विषम बाहु समकोण त्रिभुज समझिए आप, विषम बाहु होता है ना कि समबाहु। तो यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको कि वो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का। ठीक है। तो इसमें सारी भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं है, लेकिन 90 डिग्री का कोण फिर भी बना रही हैं। ये दोनों आपस में मिलके 90 डिग्री का कोण फिर भी बना रही हैं, इसलिए इसको तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विषम बाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर कौन कौन से एंगल बनाए जा सकते हैं। तो दोनों सेट स्क्वायर जब मिल जाते हैं तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105, 120, 135, 150 और 165। मैं आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूं कि ये ऐसे आपको याद नहीं रहना है। सबसे पहले केवल आप एक 15 डिग्री को याद कर लीजिए बस। दोनों सेट स्क्वायर को मिला के कौन कौन से एंगल बनाए जा सकते हैं। साथियों दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर कितने कोण बन सकते हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको केवल एक कोण याद रखना है, 15 डिग्री। ठीक है। बस फिर 15 में 15 जोड़िए 30 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़िए 45, 45 में 15 जोड़िए 60, 60 में 15 जोड़िए 75, 75 में 15 जोड़िए 90, 90 में 15 जोड़िए 105, फिर 15 जोड़िए 120, फिर 15 जोड़िए 135, फिर 15 जोड़िए 150 और फिर 15 जोड़िए 165। 165 के बाद आप जो है सेट स्क्वायर से अगला बड़ा वाला एंगल नहीं बना सकते। तो कुल मिला के कितने एंगल बना सकते हो आप दोनों सेट स्क्वायर से मिलाकर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 एंगल आप लोग दोनों सेट स्क्वायर से मिलाकर बना सकते हैं। तो दोनों 11 एंगल जो हैं वो आप दोनों सेट स्क्वायर का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं सेट स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है। तो सेट स्क्वायर का दूसरा नाम होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल तो सीधी सी बात है, दिख ही रहा है कि ये ट्राइंगल ही हैं। ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल होते हैं उनको ट्राई एंगल बोलते हैं। तो सेट स्क्वायर का दूसरा नाम है ट्राइंगल, बिल्कुल सही है, ड्राइंग ट्राइंगल इसको बोलते हैं। सेट स्क्वायर का यूज जो है वो वर्टिकल, इंक्लाइंड और पैरेलल लाइंस खींचने में होता है, जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ था पॉइंट, वही मैंने नीचे लिख दिया है, क्योंकि आपको जो है 2-3 बार अगर चीज़ें रिवाइज होती हैं तो आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि आपको कोई और सब नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे नोट्स के बाद। ठीक है। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है। तो साथियों मिनी ड्राफ्टर जो है, जब टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों एक साथ यूज करने पड़ते थे तो फिर इंजीनियरों ने एक और नया इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसको मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें एक होती है वर्टिकल लाइन और यहाँ पर जो होता है वो होता है पूरा प्रोटेक्टर, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोटेक्टर होता है, और ये होता है हमारा हॉरिजेंटल लाइन। तो इसको बोलते हैं, ये है वर्टिकल स्केल, ये है हॉरिजेंटल स्केल
और यहाँ पर कुछ ये लगा रहता है दबा वो उसको पकड़ने वाला, और यहाँ पर जो रहता है वो ऐसे कुछ लीवर लगे रहते हैं। तो साथियों मिनी ड्राफ्टर में जो है वो इस प्रकार से कुछ लीवर्स वगैरह लगे रहते हैं और यहाँ जो है वो जॉइंटर वगैरह लगा रहता है। तो इस प्रकार का हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है। इसमें जो है हॉरिजेंटल स्केल होती है और एक वर्टिकल स्केल होती है, और यहाँ पर प्रोटेक्टर होता है, ये होता है प्रोटेक्टर। तो कुल मिला के इस प्रकार का हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो साथियों इस प्रकार का जो है हमारा कॉम्बिनेशन है। खैर आपको मैं बता देता हूँ कि देखो ये होता है टी स्क्वायर में सेम स्केल, तो ये भी इसमें ये स्केल होती है। टी स्क्वायर में क्या होता है कि आप लाइंस खींच सकते हैं, कितनी लंबी हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं। इसमें भी वही सेम ये टी स्क्वायर का हॉरिजेंटल स्केल है और ये सेट स्क्वायर का वर्टिकल स्केल है, और सेट स्क्वायर में जो एंगल होते हैं वो इसमें ये एंगल प्लेट के रूप में दिए रहते हैं। तो कुल मिला के ये जो है वो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों का मिश्रित रूप है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मिनी ड्राफ्टर किन दो इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना होता है। तो आपको क्या बताना है कि मिनी ड्राफ्टर जो है वो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर, तीन चीज़ें मैंने क्या बताया। ये सेट स्क्वायर का है वर्टिकल, ये टी स्क्वायर का है हॉरिजॉन्टल, और ये प्रोटेक्टर है, ये चांदा है, ये प्रोटेक्टर है। तो तीनों से मिलकर जो है वो हमारा मिनी ड्राफ्टर जो है वो बना होता है। तो अब देख लेते हैं पहले शुरुआत से कि वर्तमान में टी स्क्वायर की जगह पर मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पहले जो है टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर को यूज़ किया जाता था। फिर अब जो है वर्तमान में ये मिनी ड्राफ्टर ही सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो यूजेज क्या क्या हैं। हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, जी हाँ ये हॉरिजेंटल लाइन इससे खींच लेंगे। वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, जी हाँ और वर्टिकल लाइन इससे खींच लेंगे। इंक्लाइंड लाइन खींच सकते हैं, जी हाँ इसको थोड़ा सा घुमा दो तो इसी से आप वर्टिकल लाइन किसी भी एंगल पर लाइन खींच सकते हैं, जिसको इंक्लाइंड लाइन बोलते हैं। विभिन्न कोणों पर ड्राइंग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, तो आप किसी भी एंगल पर जो है वो ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इसमें एक तो अधिक एक्यूरेसी मिलती है। जो हमें टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर को यूज़ करते थे तो उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी कम मिलती थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो 1-2 डिग्री का फ़र्क आ जाता था। लेकिन अब जो है जो मिनी ड्राफ्टर है उससे अधिक एक्यूरेसी मिलती है। साथियों मिनी ड्राफ्टर से अधिक एक्यूरेसी भी मिलती है और समय की काफ़ी बचत भी होती है, क्योंकि पहले टी स्क्वायर उठाओ फिर रखो, फिर सेट स्क्वायर उठाओ फिर रखो, तो इस प्रकार से टाइम बहुत वेस्ट होता था। और इसको तो डायरेक्ट हम जो है बोर्ड पर कस देते हैं मिनी ड्राफ्टर को, और फिर इसके जो एंगल्स हैं इनको उठा के इधर उधर कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आई होप आपको यही चीज़ समझ में आ गई होगी मिनी ड्राफ्टर का यूज़ क्या होता है, यह किस किस इंस्ट्रूमेंट से मिल के बनता है। अब देखिए मिनी ड्राफ्टर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मिनी ड्राफ्टर जो है वो पैरेलल मोशन मैकेनिज्म सिद्धांत पर काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मिनी ड्राफ्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो पैरेलल मोशन मैकेनिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। मिनी ड्राफ्टर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी होती है एक बेस प्लेट होती है, उसके बाद उसमें क्लैंप होता है, फिर पैरेलल मोशन आर्म होता है, ठीक है, फिर प्रोटेक्टर होता है, हेड होता है, बिल्कुल सही, और फिर स्केल आर्म्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे चित्र बना के और उसमें ये भी बताएंगे कि पैरेलल मोशन आर्म क्या है, इसको आपको समझाएंगे बड़े अच्छे से कि पैरेलल मोशन आर्म क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मिनी ड्राफ्टर में 2 स्केल होते हैं, पूछा जा सकता है कि कितने स्केल होते हैं, तो 2 स्केल होते हैं। एक स्केल होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है चित्र बना के। और मिनी ड्राफ्टर का मटेरियल जो होता है वो एल्यूमिनियम एलॉय हो सकता है, या एक्रेलिक हो सकता है, या फिर इंजीनियरिंग प्लास्टिक हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं मटेरियल मिनी ड्राफ्टर के। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये याद रखने हैं कि इंजीनियरिंग जो मिनी ड्राफ्टर का मटेरियल है वो किस प्रकार का होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्केल। ठीक है, स्केल
तो स्केल क्या होता है, यूजेज क्या है, लंबाई मापना, बिल्कुल सही बात है, लंबाई को मापते हैं स्केल के द्वारा, और सीधी रेखाएं खींचना, ठीक है, बिल्कुल सही, सीधी रेखाएं चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो, सीधी रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल कौन कौन से होते हैं, तो प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है और ट्राइएंगुलर स्केल होता है, ठीक है। तो अब हम इन स्केल को डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि ये इन स्केल का आखिर काम क्या होता है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जो मटेरियल है वो होता किस मटेरियल के हैं ये। तो सामग्री, इनकी मटेरियल जो होता है वो या तो स्टील का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा या फिर एक्रेलिक का होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन स्केल क्या होता है। प्लेन स्केल क्या होता है, इससे दो इकाइयां, 2 यूनिट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि इससे जो है वो 2 इकाइयों को, यूनिट्स को और सब यूनिट्स तक माप लिया जा सकता है, जिसमें मीटर डेसीमीटर हो सकता है या किलोमीटर मीटर हो सकता है। केवल 2 ही इकाइयां हम इसमें माप सकते हैं, इसलिए इसको प्लेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल में इससे 3 यूनिट तक मापा जा सकता है। तो डायगोनल स्केल जो होता है उसमें क्या होता है, इससे 3 यूनिट तक मापा जा सकता है। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि डायगोनल स्केल जो होता है वो 3 यूनिट तक माप सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। डायगोनल स्केल से तीनों मापें मापी जा सकती हैं, ठीक है। किसी अलग स्केल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्केल से हम तीनों जो है वो यूनिट्स को माप सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डायगोनल स्केल जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। जैसे अभी हमने देखा था मिनी ड्राफ्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पैरेलल मोशन मैकेनिज्म सिद्धांत पे काम करता है। इसी प्रकार डायगोनल स्केल जो है वो समान त्रिभुज के सिद्धांत पर काम करती है, मीन्स सिमिलर ट्राइंगल के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये श्योर शॉट आपके एग्जाम्स में 1 नंबर में आपको मिलेंगे। और आपको अगर पता है तो आप टिक करके 2 सेकंड में अपना 1 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए साथियों, अब हम आ गए अपने वर्नियर स्केल पर। प्लेन स्केल हमने पढ़ लिया और हमने भी कौन सा पढ़ लिया, डायगोनल स्केल भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने वर्नियर स्केल पर। तो इसमें क्या है, यह वेरी एक्यूरेट माप वाला स्केल है, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छा स्केल है। इसका लीस्ट काउंट भी बहुत कम होता है। ये भी सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि किस स्केल का लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी स्केल है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, तो वो है वर्नियर स्केल। ये आपसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा स्केल है, तो वो भी है वर्नियर स्केल। और सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, तो वो भी वर्नियर स्केल का ही है। तो ये लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सब जो है हम जब MCQ करेंगे इसके, क्योंकि ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम इस लेक्चर में पूरा जो पहला चैप्टर है उसको हम ख़त्म कर लेंगे, फिर हम इसके MCQ भी करेंगे। पूरा एक जो वीडियो आएगा वो इन्हीं के MCQ के ऊपर आएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ पेपर में सर ने जो बताया है वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो वर्नियर स्केल 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वर्नियर स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हाईलाइट कर लीजिए कि वर्नियर स्केल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट वर्नियर और दूसरा होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल में वर्नियर डिवीज़न मेन डिवीज़न से थोड़ा छोटा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से ये क्या कहना चाहता है कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल, जो ये डायरेक्ट वर्नियर हम देख रहे हैं ये वाला, तो इसमें जो है जो वर्नियर स्केल वर्नियर डिवीज़न है जो वो मेन स्केल डिवीज़न से छोटे होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपके ऑप्शन में आएगा बड़े होते हैं, छोटे होते हैं या बराबर होते हैं, या फिर कुछ और एक ऑप्शन डाल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, आपको लगाना है कि जो वर्नियर डिवीज़न होते हैं वो मेन स्केल डिवीज़न से छोटे होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं ट्रायंगुलर स्केल, ठीक है। ट्रायंगुलर स्केल भी क्या होता है, इसमें त्रिभुजाकार स्केल होता है
जिसमें कई अलग अलग स्केल रेशियो होते हैं। स्केल रेशियो के हिसाब से हम अलग अलग बना सकते हैं। इसका उपयोग आर्किटेक्चर में मींस आर्किटेक्ट करते हैं, सिविल इंजीनियर करते हैं, और मैकेनिकल ड्राइंग में इसका यूज़ होता है। किसका? ट्रायंगुलर स्केल का। तो पूछेगा आपसे कि इस आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग में किस स्केल का यूज होता है, तो आपको कौन सा टिक करना है? वो है ट्रायंगुलर स्केल। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं प्रोटेक्टर क्या है। प्रोटेक्टर मीन्स होता है चांदा, जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम एंगल बना सकते हैं। तो यूजेस क्या है? कोण या एंगल बनाने और माप करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, एक तो सेमी सर्कुलर होता है, एक इस प्रकार का होता है, और जो सर्कुलर होता है वो पूरा सर्कुलर होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रोटेक्टर होते हैं, ये सेमी सर्कुलर है और ये सर्कुलर 360 वाला है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास को क्या बोलते हैं? कंपास में देखिए दो लेग होते हैं। ठीक है, दो लेग होते हैं, ऐसे इस प्रकार के दो लेग होते हैं। इसमें हम एक में तो पेंसिल लगाते हैं और एक में होता है बिल्कुल नोक रहती है, पतली सी नोक रहती है, और ऊपर रहता है हैंडल, ताकि हम इसको पकड़ के और ऐसे घुमाते हैं चाप लगाने के लिए, आर्क वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपास। तो इससे वृत्त भी बना सकते हैं और इससे चाप भी बना सकते हैं, मीन्स आर्क भी बना सकते हैं। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो नीडल लेग इसका पार्ट होता है, ये साइड नीडल लेग हो गया, पेंसिल लेग हो गया, ये वाला साइड पेंसिल लेग हो गया, जॉइंट हो गया, ये इधर जॉइंट है, इधर से जॉइंट रहता है ये, और हैंडल हो गया, ये इधर ये वाला हैंडल हो गया। तो इसमें से भी आपको पूछ सकता है कि कंपास के कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन से पार्ट्स नहीं होते हैं, तो उस प्रकार से आपको आंसर टिक करना होगा। अब देखिए, अब देखते हैं डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? जो डिस्टेंस मापने के काम आता है और समान दूरी चिन्हित करने के लिए भी काम आता है और आर्क ट्रांसफ़र करने में काम आता है। तो डिवाइडर कुछ इस प्रकार का ही होता है, इस प्रकार का ही डिवाइडर होता है। जैसे बिल्कुल कंपास होता है सेम वैसे ही डिवाइडर होता है। ठीक है, अब देते हैं फ्रेंच कर्व क्या होता है। तो ये जो फ्रेंच कर्व होता है वो अनियमित, इर्रेगुलर, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा कि इर्रेगुलर वक्र, इर्रेगुलर कर्व्स को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है फ्रेंच कर्व का। ठीक है, कर्व इसके नीचे लगा, पीछे लगा है, तो कर्व ही मापेगा ये, और कुछ नहीं मापेगा। ठीक है, तो इरेगुलर कर्व्स किसके द्वारा मापे जाते हैं? फ्रेंच कर्व के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पेंसिल्स की ओर कि ड्राइंग में किस किस प्रकार के पेंसिल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखिए पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होती है एच सीरीज, एक होती है HB सीरीज, और तीसरी होती है B सीरीज। ठीक है, जो H सीरीज होती है उसको बोलते हैं हार्ड सीरीज। H का मतलब ही होता है हार्ड, H इक्वल्स टू क्या होता है? हार्ड। यहाँ हम लिख देता हूँ ताकि आपको याद बना रहे। H मीन्स होता है हार्ड, तो H सीरीज जो है वो हार्ड पेंसिल कहलाती है। H इक्वल्स टू हार्ड यहाँ लिखा भी है मैंने, कठोर। और इससे क्या होता है कि इससे जो है वो हल्की लाइट रेखाएं बनाने के लिए होती है, यूज़ होती है। हल्की रेखाएं ये बनाती है, हार्ड होती है और हल्की रेखाएं बनाती है। ठीक है, ये जल्दी घिसती नहीं है। अब हार्ड है तो जल्दी भी नहीं घिसेगी, ये तो सही बात है। और कंस्ट्रक्शन लाइंस, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर में बहुत कठिन लगते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो कंस्ट्रक्शन लाइंस जितनी भी होती हैं और डायमेंशन लाइंस के लिए उपयोगी होती है। तो आपके से क्वेश्चन में आएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए उपयोगी होने वाली पेंसिल कौन सी है, तो आपको बताना है H सीरीज की पेंसिल। HB भी नहीं यूज होगा और B नहीं यूज होगा, केवल H सीरीज की पेंसिल यूज होगी। तो देखिए 9H 8H से लेके पूरा H तक है। ठीक है, तो 9 जो है वो 9H हैंगी, इसमें 9 ग्रेड हैं, 1 ग्रेड 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ग्रेड हैं इसमें। तो जो 9H होता है वो जितना बड़ा H होगा, बड़ा मीन्स अगर 3 का गुणा होगा, मान लो H बराबर 2 है, तो ये 2 है, ये 2 4 है, ये 4 3 6 है, ये 8 है। तो जितना बड़ा H होगा पेंसिल उतनी ही कठोर होगी और रेखा उतनी ही पतली होगी। एक चीज़ याद रखना है आपको कि जितना बड़ा H होगा उतनी
पेंसिल उतनी कठोर और रेखा उतनी ही पतली होगी। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको एच सीरीज जो है वो क्लियर हो गई होगी कि एच सीरीज होती क्या है। अब देखते हैं हम एच बी सीरीज। एच बी, एच का मतलब हार्ड और बी का मतलब ब्लैक। जो एच बी ग्रेड की जो पेंसिल है उसमें एच जो होता है वो हार्ड होता है और बी जो होता है वो ब्लैक होता है, इसलिए इसको दोनों को मिला के एच बी सीरीज़ बोलते हैं। यह सबसे संतुलित ग्रेड होता है, ना बहुत कठोर होता है ना बहुत मुलायम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो साथियों, जो एच बी ग्रेड की पेंसिल है, एच बी सीरीज की जो पेंसिल है उसको यूज़ करते हैं लेटरिंग में। लेटरिंग मीन्स होता है लिखना, जो लेटर बनाए जाते हैं। और सामान्य ड्राइंग और नोट्स बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है कौन सी पेंसिल? वो है एच बी सीरीज की पेंसिल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी सीरीज़ की पेंसिल। तो बी सीरीज जो होती है उसको ब्लैक पेंसिल बोलते हैं। बी मीन्स होता है ब्लैक, यहाँ लिखा भी है मैंने, बी मीन्स ब्लैक मीन्स सॉफ्ट पेंसिल। जो ब्लैक पेंसिल, ब्लैक निबल वाली पेंसिल होती है वो सॉफ्ट होती है। देखिए, यह जो है गहरी और मोटी रेखाएं बनाती है। तो जो मैंने एच पेंसिल आपको बताई थी जो हार्ड ग्रेड वाली है, वो पतली रेखाएं बनाती है। और ये जो बी ग्रेड की बी सीरीज की जो पेंसिल है वो मोटी रेखाएं बनाती है। और जो एच वाली है वो हल्की और पतली रेखाएं बनाती है। जो बी सीरीज है वो गहरी और मोटी रेखाएं बनाती है। तो ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए एच ग्रेड और बी ग्रेड की पेंसिल्स में, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और यह जल्दी घिसती है क्योंकि यह सॉफ्ट है तो जल्दी घिस जाएगी, जाहिर सी बात है। और इसका उपयोग इसीलिए बॉर्डर लाइन बनाने में किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास 1 नंबर का यही क्वेश्चन बन गया कि बॉर्डर लाइन बनाने के लिए कौन सी पेंसिल या कौन सी सीरीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग आउटलाइन बनाने में और हाईलाइट करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो बी सीरीज ऐसे शुरू होती है कि बी, फिर 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B। तो इसमें भी 9 जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, इसके 9 पार्ट्स होते हैं। तो जिसमें से जितना बड़ा बी होगा, बी मीन्स बी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, पेंसिल उतनी ही मुलायम और रेखा उतनी ही गहरी होगी। तो आपको हम पूछते हैं कि बी सीरीज में सबसे जो मोटी रेखा, सबसे गहरी रेखा कौन सी बी ग्रेड की पेंसिल बनाएगी? तो उसमें आंसर होगा आपको 9B ग्रेड की पेंसिल बनाएगी, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि बी जितना बड़ा होगा पेंसिल उतनी ही मुलायम होगी और रेखा उतनी ही गहरी होगी। तो 9B जो है वो सबसे मुलायम होती है और रेखा सबसे गहरी भी 9B से ही बनती है। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं कि किस ग्रेड की पेंसिल का यूज़ क्या है। तो देखिए, ये ग्रेड लिखा है, ये उपयोग लिखा है। तो 6H से लेके 4H तक की जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल्स हैं उनका यूज जो है कंस्ट्रक्शन लाइंस में किया जाता है। ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है। तो अभी आपको याद रखना है 6H, 5H और 4H 3 ग्रेड हैं ये, इनकी जो है यूज़ कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा। और जो 2H है, 2H का उपयोग थिन लाइंस मीन्स पतली रेखाओं में और डायमेंशन लाइंस में इसका यूज होता है 2H का। H जो है उसका उपयोग जनरल ड्राइंग में होता है, जो सामान्यतः बच्चे सभी करते हैं। जो HB होती है उसका उपयोग लेटरिंग में होता है। लेटरिंग मीन्स होता है लिखना, शब्दों, वर्ड्स को लिखना। तो वर्ड्स को लिखने के लिए जो उपयोग होती है वो HB पेंसिल होती है। इसके बाद है बी ग्रेड। बी ग्रेड जो है वो विजिबल और आउटलाइंस बनाने के लिए यूज की जाती है। और जो 2B ग्रेड की पेंसिल है वो बॉर्डर और हाईलाइट लाइन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं, देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पेंसिल कौन सी है? तो वो है HB से लेके 2H तक। HB, H और 2H ये जो हैं सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली पेंसिल्स हैं। और हिडन लाइंस जो हैं वो किस पेंसिल से बनाई जाती हैं? तो वो H या HB से बनाई जाती हैं। तो ये जो है श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलते हैं। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पेंसिल्स में ही ये सारे बता दिए हैं ताकि आपको रटने का कोई टॉपिक ही ना रहे।
क्यों? तो सबसे पहले उपयोग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उसमें जो है HB ग्रेड की पेंसिल सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और सबसे ऊपर मैंने आपको बताया भी था जब मैंने जो HB ग्रेड की पेंसिल के बारे में हम सब कुछ बता रहे थे, उसमें बताया था मैंने कि लेटरिंग जो है और सामान्य ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो HB पेंसिल से बनती है या फिर 2H से बनती है। ठीक है, HB, H या 2H से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए साथियों, ये अब है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड क्या होती है? जो पतली स्टील शीट होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के छेद होते हैं, उसी को इरेजिंग शील्ड बोलते हैं। किस प्रकार की? तो ऐसी कोई पतली शीट होगी ऐसी, उसमें विभिन्न साइज के छेद होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई छोटा, कोई ऐसा। इस प्रकार के छेद रहते हैं, तो उस जो शीट को बोलते हैं उसको बोलते हैं इरेजिंग शीट। तो इसका यूज जो होता है केवल आवश्यक भाग को मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे हम इस शीट को रख लेंगे और उसके जो इरेजिंग शीट होती है उसका उपयोग जो है केवल आवश्यक भाग को मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे हमें किसी भाग को मिटाना है तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर भी मिट जाए, तो उसके लिए हमें जो शीट रख लेते हैं उसके ऊपर, और इस शीट को रखने के बाद उसको मिटाते हैं ताकि उतना ही एरिया मिटता है जितना हमें चाहिए। अब है साथियों ड्राइंग पिन। तो ड्राइंग पिन क्या होती है? शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए जो पिन यूज़ होती हैं वो ड्राइंग पिन यूज़ होती हैं। हम आपको इसमें हर एक चीज़ की फ़ोटो लगा देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने नोट्स बनाने में, और आपको मेरे नोट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा उन सब की फ़ोटो जो है इसमें ज़रूर ऐड करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ड्राइंग क्लिप क्या होती है। तो शीट को बिना छेद किए पकड़कर रखने के लिए क्लिप का यूज किया जाता है। ये तो क्लिप तो आपने देखी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब देखते हैं ड्राइंग ब्रश। ड्राइंग ब्रश क्या होता है? तो इरेजर की धूल साफ करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं उसको इरेजर ड्राइंग डस्टिंग ब्रश कहते हैं। हाथ से धूल हटाने पर ड्राइंग खराब हो सकती है, इसलिए हम जो है वो डस्टिंग ब्रश का यूज़ करते हैं डस्ट को हटाने के लिए। 15वां है ड्राइंग ट्यूब। तो ड्राइंग शीट को सुरक्षित रखने और ले जाने के लिए ड्राइंग ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। 15 प्रकार के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारी ड्राइंग में यूज होते हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो है वो ऐसे अच्छे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें।